जय अब्बा की दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि का सिद्धांत है, जो कि कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों त्रिआयामी त्रिविमीय का सिद्धांत, जो कि दिया गया है दोस्तों जेपी गिलफार्ड महोदय के द्वारा। कल हम लोगों ने देख लिया था बुद्धि के जो हमारे 5 सिद्धांत हो चुके थे, कल हमने उनके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और सामूहिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का वह महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका जिक्र जो कि पेपर में कई बार किया जाता है दोस्तों। सिद्धांत का नाम है दोस्तों त्रिआयामी का सिद्धांत या त्रिविमीय का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत जो सर्वप्रथम जिसके प्रवर्तक थे वह थे दोस्तों जेपी गिलफार्ड। कौन थे दोस्तों? जेपी गिलफार्ड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया दोस्तों। जेपी गिलफार्ड ने यह सिद्धांत 1967 में दिया, जो कि एक रूस के निवासी थे। इन्होंने बुद्धि का क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम एक मॉडल के रूप में व्यक्त किया। इन्होंने बुद्धि के लिए एक मॉडल का रूप दिया, एक घन का आकार दिया। उस घन के आकार में उन्होंने उसमें एक संक्रियाएं दी, विषय वस्तु दी, और विषय वस्तु और संक्रियाओं से मिलकर उन्होंने उत्पाद और परिणाम को बाहर निकाला दोस्तों। तो इसलिए आपसे प्रश्न किया जाता है पेपर में कि ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने बुद्धि के लिए एक मॉडल के रूप में व्यक्त किया दोस्तों। तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जेपी गिलफार्ड, जो कि रूस के निवासी थे। उन्होंने सन 1967 में यह प्रतिपादन दिया दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के लिए दोस्तों बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि गिलफार्ड महोदय ने एक मॉडल के रूप में इसमें बुद्धि की एक संरचना बना दी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, उनके बारे में जरा हम देखते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने इसमें लिया संक्रियाएं, प्रक्रिया। दूसरा लिया दोस्तों विषय वस्तु, अंतर वस्तु। तीसरा लिया दोस्तों परिणाम या उत्पाद। ये दोनों में से कोई एक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? विषय वस्तु और संक्रियाएं मिलकर, विषय वस्तु और संक्रियाएं मिलकर जिस तरीके का परिणाम देती हैं, जिस तरीके का उत्पाद बनाती हैं, उस प्रकार का उन्होंने एक मॉडल का निर्माण किया दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ देखते हैं। अगली बात है दोस्तों, विषय वस्तु में संक्रियाएं होती हैं तभी परिणाम होता है। जब तक विषय वस्तु में संक्रियाएं नहीं होंगी तब तक कोई परिणाम या उत्पाद नहीं आएगा दोस्तों। तो यह बात किसी के द्वारा कही गई दोस्तों? जेपी गिलफार्ड के द्वारा यह बात कही गई है। अगली बात क्या है दोस्तों? बुद्धि को मॉडल के रूप में सर्वप्रथम गिलफार्ड ने दिया। बुद्धि को मॉडल का जो रूप है सर्वप्रथम जेपी गिलफार्ड के द्वारा दिया गया दोस्तों। यह बात आप नोट करिएगा। अब देखिए इसमें संक्रिया या प्रक्रिया क्या है? संक्रिया या प्रक्रिया क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये संक्रिया क्या है, संक्रियाएं क्या है, विषय वस्तु क्या है, उत्पाद और परिणाम क्या है। तो जरा हम उसके बारे में देखते हैं। संक्रियाएं वह हैं दोस्तों जो समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे कि व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या है, मान के चलो व्यक्ति के लिए कोई भी चिंतन हो रहा है, कुछ चिंता हो रही है। उस चिंता से निपटने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों। जब इसका हम अभी आपको मॉडल बना के दिखाएंगे कि किस तरीके का यह मॉडल दिया गया है दोस्तों। अगली बात जो कही है वह है दोस्तों विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु को दोस्तों क्या है? समाधान में जिस सामग्री की आवश्यकता होती है। अब देखिए व्यक्ति के लिए समस्या हुई, उस समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन समाधान के समय जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है कि किस सामग्री के द्वारा, किस विधि के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, उसे विषय वस्तु कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उसे विषय वस्तु कहा जाता है दोस्तों। और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या? उत्पाद या परिणाम। तीसरा क्या है? उत्पाद या परिणाम। उत्पाद और परिणाम क्या है दोस्तों? जिस रूप में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम उत्पाद या परिणाम कहते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए कि आपके लिए कोई समस्या बनी, उस समस्या के समाधान के लिए आप जिस प्रक्रिया से गुजरे, जिस प्रक्रिया के द्वारा आपने अपनाया, उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहा जाता है। और समस्या के समाधान के लिए आपके द्वारा जिस विधि का प्रयोग किया गया उसे विषय वस्तु कहा जाता है। और जब संक्रिया और विषय वस्तु ने मिलकर
जिस तरीके की जो सूचनाएं, जो समाधान निकला, उस समाधान जो हमें प्राप्त हुआ, उसे दोस्तों हम कहते हैं परिणाम या उत्पाद। यह बात कही दोस्तों किसने? जेपी गिल्फार्ड महोदय ने यह बात कही है दोस्तों। यही दोस्तों क्या है, सबसे पहले बुद्धि में विषय वस्तु आती है, फिर संक्रिया आती है, फिर उत्पाद आते हैं। तो यह बात दोस्तों गिल्फार्ड महोदय के द्वारा कही गई है। अब जरा हम देखते हैं आगे चलकर कि क्या विषय वस्तु होती हैं, क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या उत्पाद होते हैं और क्या हमारे परिणाम होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले लिया विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? समाधान के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, समस्या के समाधान के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे विषय वस्तु कहा जाता है दोस्तों। तो जरा हम देखते हैं, एक तो है दोस्तों व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक। और दोस्तों यहां पर आपके लिए एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आकृति के अंतर्गत आकृतिक, जेपी गिल्फार्ड के मॉडल सिद्धांत के अनुसार आकृतिक के संबंध में कौन कौन से तथ्य होते हैं। तो आकृतिक अगर लिखा है तो दोस्तों इसमें देखना भी होता है और श्रवण भी होता है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ये संक्रियाएं होती हैं मूल्यांकन, संज्ञान, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपचारी चिंतन और स्मृति अभिलेख। ये होते हैं दोस्तों क्या? स्मृति को स्मरण भी कहा जाता है। स्मृति अभिलेख और स्मृति धारण दोनों न लिखकर एक ही बात लिखी आ जाती है, जिसे लिखा जाता है स्मरण। जैसे कि यहाँ पर आकृतिक लिखा है, इसी तरीके से इन दोनों को मिलाकर सिर्फ स्मरण भी लिख दिया जाता है, जिसके अंदर स्मृति धारण भी आता है और स्मृति लेखन भी आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों हमारा उत्पाद। अब कौन कौन से उत्पाद होते हैं? वर्ग होता है, संबंध होता है, प्रणाली पद्धति होती है, रूपांतरण होता है, आशय और अनुरूप होता है। आशय अनुरूप का मतलब क्या है दोस्तों? आशय, हमारा जो आशय रहता है उसे कहा जाता है दोस्तों आशय। अब देखिए क्या मॉडल दिया, जरा हम उस मॉडल के बारे में देखते हैं आपको समझाने के तौर पर। देखिए आप सभी ने गणित पढ़ी होगी, आप सभी ने गणित पढ़ी होगी। यहाँ पर सिद्धांत का नाम क्या है? त्रिआयाम का सिद्धांत या त्रिविमीय का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर अगर विमाएं हैं तो विमाएं कितनी हैं? 3 विमाएं हैं। तो इससे तो क्लियर होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो चित्र बनेगा वह 3D बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 3D चित्र बनेगा। 3D चित्र में यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे बनाऊंगा दोस्तों, तो वह आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक इमेजिन तौर पर देखना पड़ता है, यह इसका साइड पार्ट है, यह इसका फ्रंट पार्ट है, यह इसका बैक पार्ट है। तो हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे इसको जरा देखते हैं दोस्तों। देखिए यह है दोस्तों इनकी 3 विमाएं, 1 2 3। इसी विमाओं के आधार पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया दोस्तों त्रिआयामी त्रिविमाएं। इन्हें आयाम भी कहा जाता है, इन्हें विमाएं भी कहा जाता है, त्रिरेखा भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों मॉडल किस तरीके का दिया गया। देखिए दोस्तों हम पढ़ने के लिए चित्र का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा अगर डिसमिस हो जाए तो उससे कमी ना निकालें दोस्तों, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए है मेरे दोस्त। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जेपी गिल्फार्ड के द्वारा, जैसे कि हमने ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का पासा है। क्या है दोस्तों? पासा है, डाइस, एक क्यूब है, जिससे आप लोग जो गेम्स खेलने में जिस पासे का प्रयोग किया जाता है, जो आप लूडो वगैरह में खेलते हैं, समझ लीजिए यह वही है। इसकी एक ये जो परत है, इसके लिए मान के चलो हमने मान लिया विषय वस्तु। क्या मान लिया दोस्तों? इसके लिए हमने मान लिया दोस्तों विषय वस्तु। क्या मान लिया? विषय वस्तु। अब देखिए दोस्तों इसके लिए हमारे द्वारा मान लिया गया विषय वस्तु। अब इसके लिए हमने मान लिया क्या दोस्तों? संक्रिया। क्या मान लिया दोस्तों? इसके लिए हमने मान लिया दोस्तों संक्रिया। क्या मान लिया? संक्रिया मान लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आएगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों उत्पाद। क्या निकल के आएगा दोस्तों? उत्पाद निकल के आएगा। यहाँ पर कैसे निकल के आएगा? यहाँ पर दोस्तों खींची जाएंगी खड़ी रेखाएं 5, विषय वस्तु में रहेंगी 5 खड़ी रेखाएं, 2 3 4
और 5। ये दोस्तों 5 खड़ी रेखाएं खींच ली। अब यहां पर जो संक्रियाएं होती है यहां पर खींची जाती हैं दोस्तों 4 आड़ी रेखाएं, 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जेपी गिल्फार्ड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, या हमारे द्वारा नहीं बनाया जा रहा है दोस्तों, यह सिद्धांत दिया गया है जेपी गिल्फार्ड के द्वारा। वैसे ये पेपर में आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपसे एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि जेपी गिल्फार्ड के द्वारा बुद्धि को लेकर एक मॉडल तैयार किया गया। तो सभी के दिमाग में आता है सर किस प्रकार का मॉडल तैयार किया गया, तो हम जरा उसका समस्या का समाधान करते हैं कि किस तरीके का मॉडल दिया गया। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, जैसे कि विषय वस्तु के द्वारा व्यवहारिक होता है, सांकेतिक होता है, शाब्दिक होता है, दृष्टि श्रवण होता है, अलग अलग प्रकार की बातें बताई, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या होती है और इनको मॉडल में किस तरीके से व्यवस्थित किया। तो जरा हम उसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी ये लाइन है, इन लाइनों के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इनको आगे बढ़ाया, 1, 2, 3, 4। इसको दोस्तों मैंने क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, इन लाइनों को आगे बढ़ाया, 3, 4, 5। देखिए दोस्तों, जब ये लाइन यहां से घूम कर आएंगे दोस्तों 3D है, क्योंकि वैसे दोस्तों ये चित्र थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन समझाने के तौर पर ये मैंने बनाया है दोस्तों। अब देखिए इस तरीके का मॉडल होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, विषय वस्तु। तो देखिए ये जो कॉलम दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो कॉलम दिख रहे हैं दोस्तों, ये इनको दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि इसको कह दिया जाए व्यवहारिक, व्यवहारिक, इसको सांकेतिक, इसको शाब्दिक, इसको दृष्टि, इसको श्रवण, इसको आकृतिक। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम इसको कह दें, इसको अगर हम कह दें दोस्तों मूल्यांकन, संज्ञान, स्मृति धारणा, अभिसारी चिंतन, अपचारी चिंतन, या इसको बोलना स्मरण अभिलेख। तो ये दोस्तों होता है क्या, इनकी संक्रियाएं, और ये होते हैं दोस्तों। देखिए जब यहाँ से ये लाइनें यहाँ से गई और यहाँ की ओर मुड़ गई, और ये लाइन आई यहाँ से आई यहाँ से मुड़ गई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या निर्माण किया, यहाँ पर उन्होंने उत्पाद बनाया। एक लाइन यहाँ पर उत्पाद, एक लाइन यहाँ पर विषय वस्तु की है, एक लाइन यहाँ पर संक्रिया की है। देखिए मैंने बताया ये लाइन खींची गई, ये लाइन है दोस्तों विषय वस्तु की, ये लाइन यहाँ तक गई क्योंकि वहां पर मुड़ जाती है, इसलिए ये लाइन यहाँ तक गई, यहाँ तक चली गई दोस्तों, यह भूमिका पूरे में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो आड़ी ये लाइन जो खींची गई थी, ये वाली लाइन, ये लाइन है दोस्तों यहाँ से खींची, इनको यहाँ चारों तरफ से लेके आया गया, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसी गई दोस्तों, आड़ी गई। ये काय की दोस्तों, संक्रियाओं की है। अब देखिए विषय वस्तु और संक्रियाओं की लाइन ने मिलकर एक खंड का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पाद किया जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो यह सिद्धांत दिया गया था मॉडल के रूप में, जो कि दिया गया था जेपी गिल्फार्ड के द्वारा, ये आपको बताने के लिए कि इस प्रकार का मॉडल दिया गया था। आपके लिए इसमें से प्रश्न क्या किया जाता है दोस्तों, जरा प्रश्न देखेंगे। इसमें से प्रश्न कौन कौन से आते हैं, प्रश्न को सुनिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, आंसर होगा हमारे जेपी गिल्फार्ड के द्वारा दिया गया। जेपी गिल्फार्ड का सिद्धांत किस सन में दिया गया, सन 1967 में दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सर्वप्रथम बुद्धि पर एक मॉडल किसके मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, सर्वप्रथम बुद्धि पर जो मॉडल है वह जेपी गिल्फार्ड के द्वारा दिया गया। दोस्तों यह बात पूछी जाती है, संक्रियाएं विषय वस्तु से मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है, यह कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिआयामी त्रिविमीय का सिद्धांत है। 3 बातें हो जाती हैं दोस्तों,
अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल्यांकन किस के अनुसार या किसके अंतर्गत आती हैं, तो मूल्यांकन जो है हमारा संक्रिया के अंतर्गत आता है, आकृतिक जो आता है वह विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, स्मृति जो आता है वह संक्रिया के अंतर्गत आता है, और रूपांतरण आता है, संबंध वर्ग जो आता है वह उत्पाद के अंतर्गत आता है। इनमें से यह बातें पूछी जाती हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत में कौन कौन सी बातें होती हैं। तीनों बातें आ सकती हैं कॉमा में होकर, संक्रिया विषय वस्तु परिणाम। संक्रिया विषय वस्तु परिणाम को हटा के दूसरा लिख दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, तो यह तीन जो हैं इनको याद रखिएगा। जेपी गिलफार्ड ने अपने सिद्धांत में, अपने मॉडल में तीन बातों का जिक्र किया है, विषय वस्तु का, संक्रिया का और उत्पाद का। इन्होंने सिर्फ यह बात कही, एक बार दोबारा फिर समझते हैं। इन्होंने कहा है कि संक्रियाओं से और विषय वस्तु से मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है। संक्रियाओं से और विषय वस्तु से मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है, यह बात गिलफार्ड महोदय ने अपने मॉडल में व्यक्त की है दोस्तों। और इन्होंने ही बुद्धि का सर्वप्रथम मॉडल तैयार किया था, जो कि प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो सिद्धांत है वह पूरा हो जाता है दोस्तों। कौन सा? त्रिआयामी या त्रिविमीय का सिद्धांत। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे अपना कैटल का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैटल का सिद्धांत पढ़ेंगे। कैटल के अनुसार पढ़ेंगे। उस सिद्धांत का नाम है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो कि दिया गया था दोस्तों कैटल के अनुसार। जरा हम उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों कैटल एवं हार्न का सिद्धांत। कैटल और हार्न ने जो सिद्धांत दिया दोस्तों, सिद्धांत का नाम है दोस्तों ठोस बुद्धि एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। अब जरा हम उसके बारे में देखेंगे। यहीं पर देख लेते हैं। कैटल एवं हार्न का सिद्धांत। कैटल एवं हार्न का सिद्धांत, जिन्होंने कैटल महोदय और हार्न महोदय ने एक सिद्धांत दिया है दोस्तों, उस सिद्धांत का जो नाम है उसे कहा जाता है दोस्तों ठोस बुद्धि एवं तरल बुद्धि। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने बुद्धि को दो भागों में बताया है। क्या बताया है? एक तो बताया दोस्तों ठोस बुद्धि, दूसरा बताया दोस्तों तरल बुद्धि। अब हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से ठोस बुद्धि होती है और किस तरीके से तरल बुद्धि होती है। यहां पे देखेंगे दोस्तों हम तरल बुद्धि। तरल बुद्धि, यहां पर हम देखेंगे ठोस बुद्धि। देखिए तरल बुद्धि तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। समाधान की जो बुद्धि होती है वह जन्मजात होती है। क्या होती है दोस्तों? किसी बात पे तर्क करना हो या किसी बात पे चिंतन करना हो या किसी बात का समाधान करना हो, ये जो बातें होती हैं इनके लिए जो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह हमारी जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? जन्मजात होती हैं। वह जन्मजात होती हैं। इसका मतलब होता है ये प्राकृतिक होती हैं, जन्म से ही यह बुद्धि आपके अंदर पाई जाती है, जिसे कौन सी बुद्धि कहा जाता है दोस्तों? तरल बुद्धि कहा जाता है। तरल बुद्धि की दूसरी बात और होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है, वह होती है दोस्तों कि तरल बुद्धि आयु के साथ कम होने लगती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा।
तरल बुद्धि, तरल बुद्धि वह है दोस्तों जो तर्क और चिंतन, कल्पना या आपका समाधान करने की जो योग्यता होती है वह जन्मजात होती है। जब बालक का जन्म होता है तभी से उसके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और यह बुद्धि जन्मजात होने की वजह से, यह बुद्धि जन्मजात होने की वजह से जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वह वृद्धावस्था में पहुंचता है, उसकी जो तरल बुद्धि है वह कम होने लगती है दोस्तों। क्या होने लगती है? तरल बुद्धि कम होने लगती है दोस्तों। तो ये दो बातें याद रखिएगा तरल बुद्धि की। अब इसकी अपोजिट हम देखते हैं दोस्तों ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि जो होती है दोस्तों उसे अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित किया जाता है। देखिए ठोस बुद्धि, आप और हमारे अंदर एक चीज है, जैसे मान के चलो आप और हम विद्यालय जाते हैं, आप और हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाते वक्त हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने 2 की टेबल पढ़ी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छीं 12। इस तरीके से हमने टेबल पढ़ी। तो हमने क्या किया? उसका प्रशिक्षण लिया। क्या लिया दोस्तों? उसका प्रशिक्षण लिया। यह 2 की टेबल हमें जन्मजात नहीं मिली। जब हम पैदा हुए थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब यह टेबल हमें नहीं मिली दोस्तों। लेकिन इसके लिए जब हमने अपने अनुभव के द्वारा सीखा, इसके लिए जब हमें प्रशिक्षण दिया गया हमारे लिए, तब इसके लिए हमने सीखा। सीखने के बाद यह बुद्धि हमारे दिमाग में सेट हुई। और यह बुद्धि जो होती है वह उम्र के साथ, आयु के साथ कम नहीं होती। यह बात विशेष याद रखना दोस्तों कि दूसरी जो बात होती है, ठोस बुद्धि आयु के साथ कम नहीं होती, कम नहीं होती है। ये दोनों बातें दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहली बात तरल बुद्धि, तरल बुद्धि जन्मजात होती है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है। जब बालक का जन्म होता है तब यह बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इसका बुद्धि का प्रयोग तर्क में, चिंतन में, कल्पना में या अलग प्रकार की बातें जो होती है समाधान करने में उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तरल बुद्धि जो रहती है दोस्तों वह उम्र के साथ साथ कम होने लगती है। यही कि इसके अपोजिट अगर देखते हैं ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि जो होती है वह अनुभव के द्वारा, जैसे कि हम और आप कहीं जाते हैं, कोई रास्ता है, जैसे मैं यहाँ से कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं भोपाल जाता हूँ, तो भोपाल का जो रास्ता है वह मैं 1 बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ, तो वह रास्ता मेरे दिमाग में क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो मैंने क्या किया? अनुभव किया। मैंने अपना अनुभव लिया। क्यों? मैं बार बार जब उसको गया तो मुझे उस चीज का अनुभव हो गया, उस चीज का मुझे अनुभव हो गया। मैं उससे कुछ सीख गया कि यहाँ का रास्ता वहां तक जाता है, इतनी दूरी पर है, यहाँ पर ये वाला ब्रेकर है, यहाँ पर ये वाला गांव पड़ता है। इस तरीके का क्या हो जाता है? एक अनुभव हो जाता है। तो वह बात कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, वह बात व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो बात है प्रशिक्षण, हम जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो बात हम विद्यालय में पढ़ते हैं वह बात भी हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह हमने प्रशिक्षण के माध्यम से उसको सीखा है। वह हमें जन्मजात नहीं मिला, वह हमने अर्जित किया है। और अर्जित की हुई चीज कभी उम्र के साथ कभी कम नहीं होती दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ठोस बुद्धि आयु के साथ कम नहीं होती। सबसे अच्छा एक उदाहरण बताते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस घरों में वृद्ध अवस्था में कोई दादाजी हैं, मान के चलो एक दादाजी हैं, उन दादाजी के पास एक बच्चा जाता है। दादाजी की जो अवस्था है वह 80 वर्ष की है। दादाजी के पास कोई बच्चा जाता है और वह बोलता है दादाजी प्रणाम। दादाजी बोलते हैं प्रणाम। दादाजी बोलेंगे बेटा तुम कौन हो? तब बालक बताएगा कि दादाजी मेरा नाम रोहन है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरा नाम रोहन है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम ये है। जो भी इनके उसके पिताजी का नाम होगा वह बताएगा कि दादाजी मेरे पिताजी का नाम सोहन है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और मेरा नाम रोहन है। तो दादाजी कहेंगे ठीक है बेटा, इतना बोल देंगे। लेकिन जब वही बालक 2 या 3 दिन बाद दोबारा घर आएगा, 2 या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद दोबारा जब घर आएगा, बोलेगा दादाजी प्रणाम। तब दादाजी उससे दोबारा फिर पूछेंगे कि बेटा मैं तुम्हें पहचाना नहीं हूं। तब ये जो अवस्था होती है, देखिए याददाश्त जो होती है वह प्रशिक्षण के द्वारा नहीं ली जाती, वह तर्क और चिंतन है, वो तो चिंतन है। इसीलिए
उम्र के साथ साथ यह बुद्धि कम हो जाती है और वह दादाजी उस बच्चे को पहचानने से फिर मना कर देते हैं और बच्चा फिर दोबारा बोलता है, दादाजी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मेरा नाम रोहन है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। तब दादाजी बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा मुझे याद आ गया। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वह होती है दोस्तों कौन सी बुद्धि? सरल बुद्धि होती है। लेकिन अगर दादाजी से पूछो कि दादाजी जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ाई की, जब आप पढ़ाई करने जाते थे या जब आप कोई गवर्नमेंट नौकरी करते थे तो आपका समयकाल कैसा था? तो दादाजी वह बात कभी नहीं भूलते। वह आपको जरूर बताएंगे कि जब मैं जाता था मैं साइकिल से जाता था या मैं बाइक से जाता था, मैं समय पे स्कूल जाता था, मेरे स्कूल का स्टाफ क्या था, मैं जहाँ पे कार्य करता था मेरे साथ कौन कौन से कर्मचारी थे, कौन कौन से मूवमेंट उनकी लाइफ में आए, वो सब बातें उनको याद रखती हैं दोस्तों, क्योंकि वह उनका अनुभव और प्रशिक्षण है। तो यह होती है दोस्तों ठोस बुद्धि। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग के लिए जो मैंने समझाया वह आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर कोई भी आपको समस्या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिद्धांत है वह केटल और हार्न का सिद्धांत है और हमारा यह 7वां सिद्धांत है। हम लोगों ने 7 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए सिद्धांत के साथ दोस्तों। पढ़ते रहिएगा, लॉकडाउन का फायदा उठाइएगा और अपने आगे के लक्ष्य की ओर तैयारी करिएगा। सभी लोग दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, जय बागी।